हो गया बातचीत। अब सुनो, मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर था एक तो संस्कार का, मैं देख रहा था, शायद संस्कार का ही ना। हाँ। इसमें जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 से 4, इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो एक्सट्रीमली इजी है। ठीक है, मतलब जो हमारा सब कुछ क्लास में कवर किया हुआ है। एसर्शन रीजन में नहीं करवाया हूं अभी तक, है ना, तो वो क्वेश्चन शायद प्रॉब्लम हुआ होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये 2 चैप्टर्स इसका कवर कर लेते हैं, फिर एसर्शन रीजन को स्पेसिफिकली कैसे एग्जाम में किया जाता है उसके लिए हम लोग एक क्लास में अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं बहुत सारा एसर्शन रीजन बना लेता हूँ, वो तुमको दे भी दूंगा। हर चैप्टर वाइज 20-20, 25-25 तो बनता है हर चैप्टर का, वो दे भी दूंगा, वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे और एक साथ उसको कवर कर लेंगे। बेसिकली जो प्रॉब्लम हो रहा है वो एसर्शन रीजन में ही हो रहा है। ये कहाँ का क्वेश्चन पेपर है? अच्छा, ये अकाउंट सब मिलाया हुआ है। ठीक ठीक। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 41 से। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, बताओ तो, सुन लो, हो गया, आपस में बातचीत बंद। अ रैशनल कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज कंजम्पशन, मैक्सिमाइज यूटिलिटी, मैक्सिमाइज प्राइस। मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं होगा? क्यों? इसके क्यों नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट क्यों नहीं हो सकता? कंज्यूमर है, वेरी गुड, ये कंज्यूमर है। अगर वहां पर ये प्रोड्यूसर दिया रहता है, रैशनल प्रोड्यूसर अगर दिया था, तो हम लोग क्या लिखते? मैक्सिमाइज प्रॉफिट लिखते। और रैशनल कंज्यूमर है तो कंज्यूमर को प्रॉफिट से क्या लेना देना? कंज्यूमर तो कंज्यूम करेगा, तो इसीलिए आंसर होगा मैक्सिमाइज यूटिलिटी। ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस करेंगे एक दिन इसको। इसको रखना, मेरे को देना है ना क्वेश्चन एक बार। लो, बोलो। मूवमेंट अलोंग द बजट लाइन। अच्छा देखो देखो, हम लोग ये बजट लाइन है, ठीक है, इसमें 2 कॉमोडिटी है, ए एंड बी। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है मूवमेंट अलोंग द बजट लाइन। अगर मैं सेम बजट लाइन में मूव कर रहा हूं, मूवमेंट अलोंग द बजट लाइन बोला है, मैं पहले पॉइंट यहां पर था, ठीक है, अब मैं मूव करके कहां आ गया? यहां पर आ गया। तो ये क्यों हुआ? मूवमेंट अलोंग द बजट लाइन इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन इनकम। ट्रू या फॉल्स बताना है। अगर मेरा इनकम चेंज होगा तो क्या मेरा मूवमेंट अलोंग द बजट लाइन होगा या क्या होगा? बजट लाइन एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी के लिए होता है। जैसे मेरा बजट मान लो 40 रुपीज है, तो मैं 40 रुपीज में 2 कॉमोडिटी खरीद सकता हूं। एप्पल बनाना, क्वेश्चन दिया तो बुक में एक तो टेबल दिया था, 20 रुपए मेरे पास है, एप्पल का प्राइस 4 रुपए, बनाना का प्राइस 2 रुपए, तो 20 रुपए में मैं जो कॉम्बिनेशन खरीद सकता हूं एप्पल बनाना का, उसके बेसिस पर मैं एक तो बजट लाइन बना दिया। अब मेरा इनकम अगर इंक्रीज हो गया या इनकम डिक्रीज हो गया, मेरे पास 20 रुपए की जगह अब 40 रुपए है या 50 रुपए, तो मेरे लिए नया बजट लाइन बनेगा। अगर इनकम बढ़ जाएगा तो बजट लाइन ऊपर चला जाएगा, इनकम नीचे आ जाएगा तो बजट लाइन भी नीचे आ जाएगा। तो यहां पर पूछा मूवमेंट अलोंग द बजट लाइन इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन इनकम, ऑब्वियसली फॉल्स। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द बजट लाइन कभी भी इनकम के चेंज होने से नहीं होता, वो अदर फैक्टर्स में चेंजेस, हम हमारा अगर कंजम्पशन के पैटर्न को चेंज, इनकम वही रहेगा, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी वही रहेगा। इनकम या प्राइस चेंज होगा तो बजट लाइन शिफ्ट करेगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। ठीक है, हाँ, इनकम में चेंज होगा, इनकम चेंज हो सकता है। अगर इनकम चेंज होगा तो मूवमेंट अलोंग द बजट लाइन नहीं होगा, मतलब हम ये पॉइंट से ये पॉइंट में नहीं आएंगे, हम ये बजट लाइन से या तो ऊपर की तरफ जाएंगे या तो नीचे की तरफ जाएंगे। हमारा बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा, या तो ऊपर की तरफ चला जाएगा या तो नीचे की तरफ चला। अगर सेम बजट लाइन में मूव कर रहे हैं, जो यहां क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है मूवमेंट अलोंग द बजट लाइन, मतलब सेम बजट लाइन में हम मूव कर रहे हैं, तो वो इनकम के चेंज होने से कभी भी नहीं होगा, ना वो प्राइस के चेंज होने से होगा। ठीक है, और बोलो कुछ डाउट? ये कहाँ का क्वेश्चन है? वैदिक, वैदिक का क्वेश्चन है। नहीं, अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा बना हुआ है, देखते हैं। देखो,
क्या नहीं लिखा है मतलब? ये क्या बात हुआ? अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, लॉजिक सुनो अभी। जो भी टीचर है वो बोल रहा है मूवमेंट अलोंग द बजट लाइन, ठीक है, मूवमेंट अलोंग द बजट लाइन। हम बजट लाइन में पहले पॉइंट ए में थे, अब पॉइंट बी में आ गए। ए में थे मतलब हम ये 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, ये 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे। बी में आ गए मतलब हम ये 2 यूनिट का, ये मान लो कम हो गया, 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं ये, या ये 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, ये 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों होगा बोले, क्या बोले, प्राइस एंड इनकम अगर दोनों लिखा होता तो ये ट्रू होता। देखो प्राइस एंड इनकम दोनों लिखा होता तो ये 2 बार फॉल्स होता, ठीक है, एक बार भी नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि प्राइस और इनकम चेंज होने से हम पढ़े हैं बजट लाइन शिफ्ट होता है, मूवमेंट अलोंग द बजट लाइन हो ही नहीं सकता। अगर मेरा इनकम इंक्रीज होगा तो नया बजट लाइन बनेगा, अगर इनकम डिक्रीज होगा तो पूरा और एक नया बजट लाइन नीचे की तरफ बनेगा। अच्छा, अब अगर प्राइस चेंज होगा, अगर प्राइस एक कॉमोडिटी का चेंज होता है, मान लो इधर का कॉमोडिटी का चेंज होता है, तो ग्राफ इधर से बदलेगा और इधर से सेम रहेगा। हम पढ़े हैं ना रोटेशन और ये वो होगा। अगर हाँ प्राइस और इनकम को छोड़कर अगर और कोई फैक्टर में चेंजेस आता तब ये ट्रू होता, लेकिन प्राइस और इनकम में तो ये फॉल्स ही होगा क्योंकि मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व नहीं होगा। शिफ्ट लिखा होता तो फिर प्राइस एंड इनकम दोनों की वजह से हो सकता है। यहां तो क्लियरली लिखा मूवमेंट अलोंग द बजट लाइन, ये वाले क्वेश्चन में ऐसा लिखा है। अब कोई और क्वेश्चन का बता रहे होंगे तो अलग बात है। क्या अच्छा, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू का 4, विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द स्लोप ऑफ बजट लाइन। अभी तो बात किए थे हम लोग, तुम नहीं आए थे शायद, हम लोग डिस्कस किए थे ये। देखो इसमें 4 ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल यूटिलिटी, सप्लाई। टोटल यूटिलिटी सप्लाई तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्लियरली। दो में डाउट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? यूनिट सैक्रिफाइस बाय यूनिट गेन, है ना, जो हम नॉर्मली एमओसी में निकाले, एमआरएस में निकाले। हम स्टार्टिंग से बात किए, चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे एमओसी के बारे में, एमआरटी के बारे में। चैप्टर 2 में हम लोग एमआरएस के बारे में पढ़े, एमओसी एमआरएस के बारे में। चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 के एंडिंग में बजट लाइन के केस में हम लोग स्लोप ऑफ बजट लाइन पढ़े। वो सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट का आंसर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा देखो देखो, अब खुद देखना, तुम क्वेश्चन नंबर 2, जो एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या लिखा है, अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन इनकम, सही है। वहीं पर ट्रू फॉल्स में जो बी है उसी के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन 2 बार है, एक बार एमसीक्यू में, एक बार नीचे है, ठीक है, पीछे एक और बार है। ठीक है, नहीं क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ठीक बना हुआ है। कभी कभार कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, वो कोई खास बात नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो भी बनाया है ठीक बनाया है, लेकिन इसका आंसर जो तुम्हें बताया है शायद वो समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, अरे पढ़ा रहे हैं ना कम से कम, चलो पढ़ो उनसे कम से कम। देखो बाकी स्कूल में तो पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, ठीक है। देख हो गया, हम लोग पढ़ लेते हैं अब। देखो 6-7 नोट्स प्रिंट हो पाया है, बाकी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एक एक ले लो, एक एक ले लो, एक एक ले लो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इधर 3 ले लो, लो तीनों बेंच के लिए एक एक, इधर और 2 पीछे तब दे दो, ठीक है। एक यहाँ रख लो, पीछे एक एक दे दो। सुनो, नोट से कुछ खास होने वाला नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आराम से हो जाएगा काम।
कोई बात, पढ़ो पढ़ो। देखो चैप्टर नंबर 1 हमारा माइक्रो का 4 चैप्टर हो गया है, ठीक है। हम डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अभी हम लोग 2-3 चैप्टर कंटिन्यू स्टैट्स का पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एक्सट्रीमली स्मॉल चैप्टर्स है और एक्सट्रीमली इजी चैप्टर्स है, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 1 का नाम है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इसके बारे में तुम ऑलरेडी जानते हो। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन से के लायक कुछ एक दो यहां पर टॉपिक है। फर्स्ट स्टार्टिंग में एक ऑथर था एडम स्मिथ, वो एक बुक लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कब का बात है ये? 1776, मतलब 250 साल पहले अप्रॉक्स, ठीक है। ये बेसिकली सारा स्टैट्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है ना, बहुत सारा वो एडम स्मिथ बहुत सारा दिया। आगे जाकर भी तुम जब स्टैट्स पढ़ोगे बहुत सारा फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ का हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑथर था जो अपने एक बुक में इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था 1776 में। ऑथर का नाम है एडम स्मिथ, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए याद रख लेना इसको। इकोनॉमिक्स दो डेफिनेशन, मतलब बेसिकली इसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। ग्रीक वर्ड ओकियोस, ओइकोस जो भी है, जिसका मतलब घर, और नेमिन का मतलब टू मैनेज। बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इतना 4 चैप्टर इकोनॉमिक्स पढ़ के तुम्हें समझ में आ ही गया है इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या होता है बता दो फिर। हाउस होल्ड मैनेजमेंट, वेरी गुड। बेसिकली किसी भी रिसोर्स को मैनेज करने को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब चाहे वो घर है, घर में भी तो वही हो रहा है, रिसोर्स का लिमिटेड रिसोर्सेस है, मतलब लिमिटेड इनकम है, हमारा वांट्स अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेस है उसका ऑल्टरनेट यूज है। बेसिकली हम तीनों चीज को आपस में कंबाइन करके हमारे घर को मैनेज कर रहे हैं, है ना, उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उसी तरीके से हम बिजनेस को भी कर रहे हैं, उसी तरीके से हम पूरे इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं। तो बेसिकली किसी भी चीज को मैनेज करना है जहां पर रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब 4 ऑथर आए अलग अलग। पहला आया एडम स्मिथ, दूसरा आया अल्फ्रेड मार्शल, तीसरा लियोनेल रॉबिन्स, और चौथा समल्सन। 4 अलग अलग ऑथर आए, 4 अलग अलग डेफिनेशन के साथ, ठीक है। चारों अलग अलग डेफिनेशन दिए। चारों के डेफिनेशन को याद रखना जरूरी है, क्योंकि चारों अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। सर ये डेफिनेशन में देखें तो बोल देंगे एक्सप्लेन। हाँ आएगा, एक्सप्लेन आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। एक्सप्लेन एडम स्मिथ डेफिनेशन, तो उसमें तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो चारों किस किस चीज के बारे में बात किए। एडम स्मिथ बात किया वेल्थ के बारे में, अल्फ्रेड मार्शल बात किया वेलफेयर के बारे में। यहाँ पे देख क्लियरली ऊपर शॉर्ट में लिखा हुआ है, वेल्थ का डेफिनेशन कौन दिया था? अल्फ्रेड एडम स्मिथ। वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन कौन दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। स्कैर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन रॉबिन्स, और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन समल्सन। अब याद कैसे करोगे चारों को? अल्फ्रेड मार्शल किसके बारे में बोला? वेलफेयर। एडम स्मिथ किसके बारे में बोला? वेल्थ। समल्सन लास्ट वाला लिखने से नहीं होगा ना एग्जाम में, ग्रोथ ओरिएंटेड। अच्छा आप देखो याद करने का तरीका, नीचे आ जाओ, ठीक है। ये तुम हो, ठीक है। अब देखो 4 अलग अलग लोग थे। सबसे पहला वेलफेयर का डेफिनेशन, सबसे पहला वेल्थ का डेफिनेशन। घर, वेल्थ का मतलब पैसा। घर में पैसा, पैसा कौन करता है? पापा, ठीक है। पैसा पैसा सब, हमेशा पैसे से रिलेटेड चिंता जो रहता है किसको रहता है? पापा को, ठीक है। तो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन कौन दिया था? बेसिकली हम किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ, ठीक है। उसके बाद वेलफेयर में किसको इमेजिन करोगे? अपने आप को इमेजिन करना है। तुम क्या चाहते हो? मेरा भला हो, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे कहीं से पैसा मिल जाए, मैं उसको खर्च करूं,
मेरा भला हो। तो सेकंड डेफिनेशन आया वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन, ठीक है। ये कौन था? अल्फ्रेड मार्शल। तो तुम कौन हो? अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। तीसरा, घर में ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये चाहिए वो चाहिए, कौन करता है? हमने। तो स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशन कौन दिया? रॉबिन्स, ठीक है, लियोनिल रॉबिन्स, मम्मी। अच्छा, ये सब डेफिनेशन के बाद एक और डेफिनेशन आया जो था ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब इसके लिए घर में कोई बचा नहीं तो हम किसको ले आए? भगवान को ले आए, ठीक है। तो चौथा डेफिनेशन ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। ये कौन दिया था? समल्सन। तो ये है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स को एज अ ग्रोथ बात कर। आपस का बातचीत बंद कर दो, ठीक है, ध्यान से सुनो। 4 प्रकार का डेफिनेशन 4 अलग अलग ऑथर्स दिए थे। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में या 1 मार्क क्वेश्चंस में, जहां पर तुम्हें डेफिनेशन पूरा लिखने बोल सकता है। एमसीक्यू में पूछ सकता है वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन कौन दिया था, चारों ऑथर का नाम दे देगा। तो ये चारों कौन कौन सा डेफिनेशन दिया था वो याद रखना जरूरी है, ठीक है। देखो, एडम स्मिथ वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर, रॉबिन्स स्कैरसिटी, और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन था समल्सन का। अब लास्ट में आ जाओ। समल्सन डेफिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, तो किसका डेफिनेशन सबसे अप्रोप्रिएट है? समल्सन का, ठीक है। And satisfactory. It not only includes all the issue which are highlighted in the earlier definition, but also takes up the issue of economic growth and social welfare, जो कि इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। हर कोई अपने बारे में बात कर रहा है, कोई वेल्थ के बारे में, कोई स्कैरसिटी के बारे में, कोई किसी के बारे में, लेकिन इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा, जो कि सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक्स का, वो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन कौन लेकर आया था? समल्सन। इसीलिए इसके डेफिनेशन को हम मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर एग्जाम में तुम्हें बोले कि कोई डेफिनेशन लिखो इकोनॉमिक्स का, किसका डेफिनेशन नहीं बोला है, ठीक है, ऑथर का नाम नहीं दिया कौन सा लिखना है, तो मैं जस्ट बोला है 2 मार्क का क्वेश्चन में एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे माइक्रो वाला? अच्छा, देखो, एक बार है, नोट्स है चैप्टर 1 का। दो 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 तुम बोल रहे हो ये लिखोगे, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेट यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। ये भी ठीक है, ये तुम लिख सकते हो आराम से। हाँ वही, अगर इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, वही बोल रहा हूं, अगर पूछेगा इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन तो तुम ये कर सकते हो, अदरवाइज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो पाए, ठीक है, मैक्सिमम, तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अच्छा, अगर स्टार्ट्स में लिखना है, देखो लास्ट में एक कंक्लूजन में एक डेफिनेशन दिया हुआ है, अब ये जो डेफिनेशन है ध्यान देना, देखो अगर एग्जाम में कोई ऑथर का नाम नहीं दिया, ऑथर का नाम दिया है तो जो डेफिनेशन है वो लिखोगे, ठीक है, क्लियर है बात। अगर ऑथर का नाम नहीं दिया है और बोला इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन लिखो, तो या तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बुक में चैप्टर 1 में डेफिनेशन है वो लिखना, या तो ये लिखना, और दोनों को पढ़ के देखो, दोनों सेम ही है, ठीक है।
थोड़ा बहुत नहीं, मीनिंग ओवरऑल मीनिंग वही है, ठीक है, ओवरऑल मीनिंग वही है। तो कोई भी डेफिनेशन लिखो, बात बराबर है। क्लियर है बात? इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सुनना ध्यान से, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक किसको बोलते हैं, बताओ व्हाट इज इकोनॉमिक। वेरी गुड। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जिसमें हमारा प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होता है, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मैं एक दुकान खोला, चाय बेचेंगे अपने, मैं चाय बेचने का दुकान खोला, हाँ चलो सीए चाय वाला, ठीक है, लो सीए चाय वाला। अब सुनो, बात सुनो, मैं चाय दुकान खोला, ठीक है, फर्स्ट डे चाय बनाने के लिए गया, कस्टमर आएंगे सोचा, बहुत सारा मिल्क वगैरह ये वो सामान खरीद लिया, कोई कस्टमर नहीं आया, मुझे प्रॉफिट होने की जगह 2,000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है, 2,000 रुपए का लॉस हो गया। बताओ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्यों भाई, प्रॉफिट अभी बात किए थे तुम प्रॉफिट का। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होता है जहां पर हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, मनी अर्न करने का मोटिव होना चाहिए। अब चाहे मनी अर्न कर पाओ ना कर पाओ, प्रॉफिट हो लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मोटिव है प्रॉफिट अर्न करने का तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और अगर मोटिव नहीं है प्रॉफिट अर्न करने का तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मान लो मैं चैरिटी करने के लिए कलेक्शन करना शुरू किया, डोनेशन लेना शुरू किया, ठीक है, मैं सोचा था सबसे 10-10 रुपए मांगूंगा, 1,000 रुपए जमा हो जाएगा, उस 1,000 रुपए से मैं कुछ डोनेशन का एक्टिविटी करूंगा, ठीक है, मतलब लोगों को रास्ते में फ्री में ठंडा पानी पिलाऊंगा, ठीक है, ऐसा मैं ऑब्जेक्टिव था मेरा, ठीक है। तो मैं क्या किया, सबसे 100-100 रुपए कलेक्ट करने के लिए सारे ग्रुप्स में मैसेज डाला। तो मेरा ऑब्जेक्टिव था 1,000 रुपए कलेक्ट करना, लेकिन 10-10 रुपए कलेक्ट करते 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 5,000 कलेक्ट हो गया। अब पानी पिलाया मैं, ठीक है, और पानी पिलाने में 1,500 रुपए खर्च हुआ, बच गया मेरे पास 3,500 रुपए। अब ये 3,500 रुपए में मेरा प्रॉफिट हो गया। तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉफिट हुआ फिर भी ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। रीजन, इस एक्टिविटी को करने के लिए मेरा मोटिव नहीं था प्रॉफिट अर्न करना। अब एक्टिविटी करते करते प्रॉफिट हो गया, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, एंड रिजल्ट क्या होगा हमें वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि जब तुम उस एक्टिविटी को कर रहे थे तो उसके पीछे तुम्हारा क्या मोटिव था, ठीक है। जैसे स्कूल होता है, स्कूल क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक? संस्कार इंटरनेशनल स्कूल, वैदिक इंटरनेशनल स्कूल, विकास, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक? वैसे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, लेकिन एज पर गवर्नमेंट ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। ये लोग गवर्नमेंट को शो करते हैं कि हमारा स्कूल चलाने के पीछे प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है, वो तो प्रॉफिट हो जा रहा है हम करना नहीं चाह रहे हैं, ऐसे ही 10-20 करोड़ का प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब बात में हम नहीं जाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। नॉर्मली बता रहा हूं, जो स्कूल्स होता है वो गवर्नमेंट को शो करते हैं कि उनका प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हैं वो लोग सोशल सर्विस करना चाहते हैं इसलिए स्कूल खोले हैं, ठीक है, लेकिन वो होता इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। आ जाओ पढ़ते हैं फटाफट, फटाफट से पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के नॉन इकोनॉमिक, तो हम ये देखेंगे कि पर स्टूडेंट की तरफ से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी और गवर्नमेंट की तरफ से नॉन इकोनॉमिक, तो वो स्टूडेंट की तरफ से 0 मार्क बैठा देंगे उसको पहले, पता है तो। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो एक्टिविटी के पीछे हमारा मोटिव होता है अर्न लिविंग, मतलब प्रॉफिट कमाना, टू जनरेट सरप्लस, टू अर्न प्रॉफिट,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। और जिसके पीछे हमारा मोटिव नहीं होता है प्रॉफिट अर्न करना, उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है, सिंपल सा बात है, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। अब कुछ एक्टिविटीज, 3 तो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है हर एक किसी भी इकोनॉमी में। पहला तो है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजम्पशन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है किसी भी बिजनेस, किसी भी इकोनॉमी में, जिसमें से जो पहला 2 है उसको हम वाइटल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों प्रोडक्शन और कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है? दोनों नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तो इकोनॉमी बेसिकली बंद हो जाएगा, है ना। प्रोडक्शन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं हो पाएगा, कंजम्पशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो दोनों एक दूसरे से तो रिलेटेड है ही। अब मान लो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पैसा नहीं मिलेगा, इंटरनेट यूज नहीं होगा तो जियो वाले को पैसा नहीं मिलेगा, बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो बैंक नहीं कमा पाएगा, बेसिकली कोई भी पैसा नहीं कमा पाएगा, किसी को जॉब नहीं मिलेगा। जॉब अगर किसी का जॉब है तो उसको सैलरी नहीं मिल रहा है क्योंकि पैसा तो आ ही नहीं रहा है। तो बेसिकली ना किसी के पास पैसा है, ना किसी के पास जॉब है, ना कोई कंजम्पशन कर पा रहा है, ना प्रोडक्शन हो रहा है, तो इकोनॉमी चलेगा कैसे? ठीक है, कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होता है। प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन जितना ज्यादा होगा प्रोडक्शन उससे और ज्यादा होगा। तो ये एक साइकिल है, जितने स्पीड से एक एक्टिविटी टेकअप करेगा दूसरा उतने ही स्पीड से वो भी टेकअप करेगा। तो बेसिकली अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसके वजह से ज्यादा कंजम्पशन होगा ही होगा, ज्यादा कंजम्पशन होगा तो उसके वजह से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ये कंटिन्यू एक्टिविटी होता है, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन के एक्टिविटी को तेजी से ग्रो करना जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, 2 वाइटल एलिमेंट्स, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। Consumption is the economic activity which deals with the use of goods and services for the satisfaction of human wants, eating of bread, drinking of milk, etc. etc. ये consumption activity है, ठीक है। प्रोडक्शन एक्टिविटी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, बेसिकली यूटिलिटी को चेंज करना। 4 प्रकार का यूटिलिटी होता है, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। और एक तो क्या था मैं भी भूल गया, टाइम, प्लेस, फॉर्म, नहीं तीन ही था, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या होता है, नॉर्मली जब हम किसी चीज को स्टोर करके उसका टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो अभी किसी चीज का ऑफ सीजन है और 3 महीने बाद उसका सीजन आने वाला है, तो आज तो उसका वैल्यू 0 है क्योंकि आज तो कोई कंज्यूम नहीं कर। अगर मैं 3 महीना उसको स्टोर करके रख लूँ तो 3 महीने बाद उस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। बाय पासिंग द टाइम, हम 3 महीना टाइम पास करके उस प्रोडक्ट का वैल्यू को इंक्रीज कर दिए। प्लेस यूटिलिटी, एप्पल्स का वैल्यू कश्मीर में बहुत कम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर वहां से यहाँ ले आया जाए ट्रांसपोर्टेशन करके, तो प्लेस को अगर चेंज कर दें, अगर कॉमोडिटी के प्लेस को बदल दिया जाए तो उसका यूटिलिटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मान लो किसी कॉमोडिटी का यूज नहीं है लेकिन वो यूज, सेम कॉमोडिटी का यूज किसी और प्लेस में है, तो अगर मैं यहाँ से उस कॉमोडिटी को वहां ले जाऊं तो उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एप्पल कश्मीर में 5 रुपए किलो मिलता है, यहाँ पर 200 रुपए किलो मिलता है, ठीक है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? बिकॉज वहां पर उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, वहां पर लोग उसको कंज्यूम नहीं करना चाहते, यहाँ पर लोग उसको कंज्यूम करना चाहते हैं। तो इस वजह से अगर हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर दें, प्लेस को बदल दें, तो उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, कोई चीज रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, आटा, आटा का क्या यूज है? आटा का कोई अपने आप में कोई यूटिलिटी नहीं, लेकिन अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें रोटी में तो उसका यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो फॉर्म यूटिलिटी, तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन होता है बेसिकली यूटिलिटी को क्रिएट करना। अब चाहे तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके कर सकते हो, कॉमोडिटी का प्लेस बदल के कर सकते हो, टाइम चेंज करके कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। 2 सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये टॉपिक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़े थे, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन क्यों इंपॉर्टेंट है। आखिरी में आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टडीज हाउ इनकम जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो इनकम जनरेट हुआ वो पैसे को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देना भी तो पड़ेगा,
फैक्ट्री का मालिक मैं हूँ, मेरे लिए वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग प्रोडक्शन किए, सामान बन गया, उसको मैं मार्केट में बेच दिया, तुम खरीद लिए, तुम कंज्यूम किए, मुझे पैसा दे दिए। क्या इतना इनफ है? ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या इतना इनफ है? पैसा किसके पास है? अब मेरे पास है, लेकिन इस पैसे को जब तक मैं अपने लेबर्स को जो मेरे लिए काम किए हैं, जिसका बिल्डिंग में यूज किया, उसको अगर रेंट ना पे करूं, बैंक का इंटरेस्ट ना पे करूं, तो क्या आगे एक्टिविटी बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो तीसरा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जो पैसा जनरेट हुआ, जो इनकम जनरेट हुआ, उस इनकम को हमें फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेबर को उनका वेजेस एंड सैलरीज देना पड़ेगा, जिससे हम लोग बिल्डिंग भाड़े में लिए उसको रेंट देना पड़ेगा, बैंक से पैसा लाए थे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बाद में जो पैसा बच गया, मैं एंटरप्रेन्योर था, मेरा बिजनेस था, मैं रिस्क और रिवॉर्ड लिया था, तो उसका जो रिवॉर्ड है वो मुझे मिलेगा। अगर लॉस होगा तो मैं अपने घर से पैसा ला के दूंगा, प्रॉफिट होगा तो घर लेकर जाऊंगा। टैक्स गवर्नमेंट को उसका टैक्स देना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो जिसका जो पैसा है उसको वो पैसा देना भी तो पड़ेगा, सारा पैसा लेकर रख लेने से थोड़ी होगा, सबको अपना अपना पैसा पेमेंट, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक तीसरा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है। तो दो सबसे वाइटल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन कंजम्पशन, और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इट डील्स विद डिटरमाइनिंग हाउ द टोटल इनकम अराइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। लैंड को देना है रेंट, लेबर को देना है वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल को देना है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को देना है रिस्क एंड रिवॉर्ड। पढ़े थे हम लोग ये, है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जिसका पे पीछे हमारा मोटिव नहीं होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट हो गया अलग बात है, लॉस हो गया अलग बात है। हॉस्पिटल, स्कूल, दोनों क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेसिकली, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है। वो लोग नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस शो करते हैं गवर्नमेंट को, हॉस्पिटल्स भी और स्कूल्स भी, ठीक है। इसीलिए इनके ऊपर टैक्स भी नहीं लगता, ना इनके ऊपर जीएसटी लगता है, ना इनके ऊपर जीएसटी लगता है, ना इनके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। तो सोचो, अगर 50 रुपए का सामान है, उस पर जीएसटी और इनकम टैक्स ऐड कर लिया जाए, तो वो सामान कितने का बन जाता है? मान लो मेरा 50 रुपए का कोई इनकम है, अगर इस पर जीएसटी ऐड कर लूँ तो 18% जीएसटी, तो 9 रुपए, प्रोडक्ट कितने का हो गया? 59 का हो गया। इसके ऊपर इनकम टैक्स, नॉर्मली मैं 30% अगर इनकम टैक्स पे करता हूँ, तो 60 रुपए का 18 रुपए और ऐड कर लो, तो कितना आ गया? ये अप्रॉक्स 77 रुपीज। तो 50 रुपए का सामान 77 रुपीज का बन जाता है, अगर इनकम टैक्स जीएसटी दोनों एप्लीकेबल होता है तो, ठीक है। लेकिन दोनों एप्लीकेबल नहीं होता तो 77 रुपीज का सामान कितने का बन जाता है? 50 का। तो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के ऊपर गवर्नमेंट दोनों नहीं लगा के रखा है, ना जीएसटी लगाया है, ना इनकम टैक्स लगाया है, ठीक है। एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ मनी और वेल्थ आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें एग्जांपल्स दिया हुआ है, चैरिटेबल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का, जो नॉट फॉर प्रॉफिट होता है नॉर्मली, ठीक है। अब अच्छा, चैप्टर 1 तो यही खत्म हो गया, ठीक है, बस यही, ये तो है भी नहीं नीचे वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, अगेन एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, वो भी हमें 1 से 1.5 क्लास मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। हाँ, सारा मजा निकलेगा चैप्टर 3 में, वो हमें लगेगा 6 क्लास। यहाँ पे जो जो चीज 1 क्लास और 1.5 क्लास लग रहा है, चैप्टर 3 हमें लगेगा 5 से 6 क्लास। सबसे बड़ा चैप्टर है सिलेबस में, सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर 3, ठीक है। ऑनलाइन इशिका अग्रवाल।